इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ पुणे से हैं गोविंद एंड होपफुली जल्द ही उनकी वाइफ भी हमें ज्वाइन करेगी इस कॉल पे। वेलकम गोविंद, कैसे हैं आप? Sure, sir. I'm good, sir. What about you? बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कॉल से पहले हम हर एक गेस्ट जो मनी मैटर्स पे आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप अपना नाम अपना चेहरा दिखाने के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नहीं होते हैं। गोविंद ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने बोला जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से चेहरा छुपाना पड़े। तो आई थिंक दैट्स सच अ ग्रेट स्टार्ट। गोविंद, दर्शकों को अपने बारे में अपने परिवार के बारे में जितना भी बता सकते हैं प्लीज बताइए, हमें अच्छा लगेगा। I'm from मथुरा, उत्तर प्रदेश। अच्छा। मेरे फादर जो है वो डिफेंस से अभी रिटायर्ड हुए हैं 2 साल पहले। हम तीन भाई हैं। वन इज माय यंगर ब्रदर एंड वन इज एल्डर ब्रदर। बड़ा वाला भाई जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, डिफेंस में। छोटा वाला जो है वो अभी पीएचडी करके अभी उसने अभी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पे दिल्ली ज्वाइन किया है। फादर जो रिटायर्ड है तो अभी मम्मी पापा दोनों मथुरा रहते हैं। एंड आई एम फ्रॉम पुणे। आई एम ऑल्सो इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम 6.5 year। एंड मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है। पहले वो कंपनी ज्वाइन किया था आईटी, बट ड्यू टू फैमिली प्लानिंग शी लेफ्ट। रिसेंटली नाउ आई गॉट अ बेबी 3.5 month old। ही इज हाउसफुली। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। तो शायद वो भी कुछ 1-2 साल बाद थोड़ा बच्चे बेबी बड़ा हो जाएगा तो वो शायद वो फिर से कंपनी ज्वाइन करेगी। आई एम श्योर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। उनका नाम क्या है आपकी वाइफ का? ज्योति मीना। ज्योति। एंड आपके बेटे का क्या नाम है रखा आपने? हार्दिक मीना। अरे वेरी नाइस। आपकी उम्र कितनी है गोविंद? 36 है। ओके, लवली। तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा, किसी उद्देश्य किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा, बताइए उसके बारे में प्लीज। एक्चुअली क्या है कि मैं जब शुरू से जॉब लगा था तो ऐसा होता ना कि पहले इंसान जो पैसे कमाता है तो उसको फिर वो वैल्यू नहीं पता होती, उसको बस ये खर्चे करने हैं, मजे करने हैं। तो बट मेरा ये था कि मैं उसमें से कुछ पार्ट जो था अपना 40-30% वो मेरी फैमिली को, मम्मी को बेचता रहता था ताकि उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। बट मेरी कोई सेविंग नहीं थी, जस्ट मजे करो, ऐसा चल रहा था। उसके बाद फिर शादी का प्लान हुआ तो थोड़ा बहुत सेविंग करना शुरू किया, तो मेरे से सेविंग होती नहीं है एक्चुअली। तो मैं मेरी होने वाली वाइफ के अकाउंट में पैसे भेजता रहता था, क्योंकि मेरी लव मैरिज है तो फैमिली का थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं पता था कि बर्डन मेरे ऊपर ही आएगा शादी के लिए भी, तो इसलिए पहले से ही थोड़ा सा सेविंग लेके चल रहा था। पर एट द एंड फैमिली एग्री हुई और दोनों सब कुछ अच्छे से हो गया। आफ्टर दैट फिर पापा को अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ी थी कंस्ट्रक्शन के, मतलब एक जमीन लैंड लेने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले पापा का ये था कि कुछ तो जमीन होनी चाहिए, मतलब घर अपना होना चाहिए। तो पापा ने सेविंग कभी की नहीं शुरू से, उन्होंने हमारी पढ़ाई पे ही सारा खर्चा किया। तो फिर ये था कि अभी उनको जरूरत है तो फिर हम लोगों का सपोर्ट भी उनको बनना करना पड़ता है हमें एक्चुअली। फादर ने इतना किया है तो सेक्रीफाइस तो हमें भी करने पड़ेंगे। तो उस टाइम में मेरे पास सेविंग कुछ थी नहीं, तो फिर मैंने ये अपना योनो ऐप पे मेरा अकाउंट था, ऑनलाइन सैलरी अकाउंट है। तो मैं जस्ट पे चेक कर रहा था कि कितना लोन मेरे लिए एलिजिबल है। तो जस्ट पे दिखा मुझे 6 लाख समथिंग कुछ। तो मैंने उस पर टैप किया, तो मुझे लगा चलो अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वो पूछेगा आपको कितना टेन्योर चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। और टैप करते ही वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। कुछ आगे का प्रोसेस नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा स्टक हो गया कि अरे यार ये क्या हुआ है, पैसे मुझे बाद में चाहिए थे पर अभी मेरे अकाउंट में आ गए। फिर मैंने फटाफट पापा को फोन करके बोला पापा पैसे मेरे पास अभी हैं, आप अभी ले लो। तो वो पैसे मैंने पापा को भेज दिए तुरंत। उसके बाद से फिर मेरा पर्सनल लोन चालू हो गया। फिर एक्चुअली पुणे में आने के बाद फिर मेरा ट्रांसपोर्टेशन था। मेरे 2 ऑफिस है पुणे में, तो एक ऑफिस से मैं रहता ऑफिस के अकोमोडेशन में हूँ और वर्किंग मेरी 11 किलोमीटर दूर है दूसरे ऑफिस में। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में सेकेंड हैंड बाइक ली थी एक। तो 3-3.5 साल बाद वो बाइक थोड़ी सी खराब हो गई, बार बार पैसे लगाने पड़ रहे थे, तो फिर आई थॉट कि एक नई बाइक ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ में था क्योंकि मुझे ऑफिस डेली कम्यूट करना है। तो थोड़ा ऐसा देखना है कि पैसे भी बचे, तो उस टाइम पे ओला ईवी वगैरह इन सब का ज़्यादा था। आई प्रेफर कि मेरा 25 किलोमीटर डेली रनिंग है आना जाना, तो ईवी इज मच बेटर देन पेट्रोल। तो आई बुक ए टेस्ट राइड, बट 2-3 दिन वेट किया, वो नहीं आया। और फिर सेकंड क्या है कि मुझे थोड़ा एडवेंचर हो, मुझे ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सोलो राइडिंग पसंद है मुझे। तो फिर एक सेकंड बाइक थी हिमालयन, जो कि 3 लाख के अराउंड समथिंग है, तो वो मेरे मन में थी कि लेनी है मुझे वो। बट सडनली पता नहीं क्या माइंड में ऐसा है कि नहीं, या तो ये या फिर ये। तो 2 दिन हो गए, ओला वाला नहीं आया बंदा टेस्ट राइड के लिए, और मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। और फिर क्या था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, तो मुझे बीएस सीरीज का एक नंबर होता है आरटीओ से जो मिलता है, जो ऑल इंडिया परमिट रहता है। तो मैं उसके लिए एलिजिबल था। तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है, फिर जाके देखते हैं, दोनों चीज़ें कंपेयर करते हैं। ईवी मेरे मच में था मुझे कि लेना है। बट फिर जाते टाइम रास्ते में रॉयल एनफील्ड का शोरूम पड़ा,
तो मैं कहा चलो जाके देख लेते हैं, इसका भी कोटेशन ले लेते हैं। अब जाके देखा तो जो बाइक मुझे चाहिए थी और जिस कलर की चाहिए थी वो टेस्ट राइड के लिए उन्होंने मुझे दे दी। चला के देखा, मजा आ गया, बस फिर बुक कर दी गाड़ी। तो फिर बीच में क्या था कि मेरे ऑफिस में हमारी सैलरी से एक अमाउंट कटता था, 2,000-3,000 रुपये, जो एनुअली मतलब 5% बढ़ता रहता है। तो वो अमाउंट हर महीने कटता है, और उस पर क्या होता है कि हमें जैसे इमरजेंसी लोन चाहिए ऑफिस के थ्रू, तो वो 7% इंटरेस्ट रेट पे हमें देते हैं लोन। तो मैंने कभी लिया नहीं वो लोन। बस कभी कभी क्रैश क्रंच हुआ तो इमरजेंसी फंड 20,000 वो क्विक दे देते हैं, मतलब 10 मिनट के अंदर वो लोग दे देते हैं। वो लिया था, पर वो टाइम टू टाइम पे कर दिया। तो फिर मेरा उसमें शायद 1.5 लाख के आसपास मेरा उसमें जमा हो गया था। तो शायद 3 साल पहले की बात है ये। तो मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में उस टाइम भी नहीं पता था। फिर ऐसे पता नहीं, मैं किसी का तो वीडियो देख रहा था, फिर म्यूचुअल फंड के बारे में सुना। तो पहले LIC का तो काफी चलता था, फिर धीरे धीरे करके एक्सप्लोर किया म्यूचुअल फंड, फिर लगा कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है। फिर मैंने सोसाइटी जो थी हमारे ऑफिस की, जो ऑलमोस्ट 90% लोग अभी भी करते हैं, मैंने वो कैंसिल कर दी सोसाइटी मेरी। और उसमें से जो 1.5 लाख रुपए मिला, उसमें से मैंने एक मेरी वाइफ के लिए ज्वेलरी बनवाई, और पापा को रिटायरमेंट में नियर बाई था तो पापा और मम्मी के लिए दोनों के लिए गोल्ड रिंग ली, और 50,000 रुपये मैंने डिपॉजिट करके रखे इमरजेंसी फंड के लिए। और साथ के साथ मैंने जो वहाँ पे जो मेरी SIP जा रही थी 3,000 की, वो मैंने कैंसिल नहीं करी, वो मैंने दूसरे मतलब एंजल वन पे शुरू कर दी मैंने मेरी SIP। तो वहां से फिर जो 50,000 थे वो फिर मैंने बाइक के डाउन पेमेंट जमा किए, और थोड़ा सा मेरी पुरानी बाइक से जो पैसे मिले थे वो मैंने डिपॉजिट करके, मतलब टेन्योर जितना कम से कम हो उतना था मेरा, कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं दे सकूँ उतना दे सकूँ। फिर वाइफ भी जॉब में थी, तो वाइफ ने बोला कि नो प्रॉब्लम, मैं EMI मेरी साइड से पे हो जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट। मैं कहा ठीक है, पर मेरे ये था कि मैं वाइफ पे डिपेंड नहीं होना चाहता, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। तो मैं पूरा वही था कि मुझे मेरे पे ही बर्डन लेके चल रहा है जो भी है। फिर उस तरीके से सब कुछ चलता रहा। अभी फिर रिसेंटली अब बेबी हुआ है, तो बेबी एक्चुअली क्या है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में तो CGS में कवर्ड होता है हमारा मेडिकल सारा। तो पुणे में मुझे वाइफ की डिलीवरी करवानी थी, बट सडनली डॉक्टर्स के बारे में पता चला, तो फिर मैंने, नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी, तो फिर मैंने, जयपुर में डॉक्टर फेमस थी, मेरी वाइफ जयपुर से है, तो मैंने वाइफ की डिलीवरी जयपुर से करवाई, नॉर्मल डिलीवरी, और सब कुछ अच्छे से हो गया। तो उस बीच में मुझे एक छोटा सा लोन लेना पड़ा था, पर वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, 50,000 समथिंग कुछ का था। तो बस एक वही लोन चल रहा है, एक बाइक का लोन, और एक ये पर्सनल लोन चल रहा है। चल रहा है। तो पर अभी सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। समझ गए। बेसिकली ब्रॉड फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, ये भी नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्योंकि थैंकफुली आप कभी ऐसे अपने आप को नहीं पाए हैं कि पैसे की कमी थी या कभी पैसे आए नहीं। पैसे आते रहे, लेकिन जैसे जैसे आते रहे वैसे वैसे जाते भी रहे, क्योंकि बिल्कुल सर। वैसे था। ठीक है, परफेक्ट। एंड एक तो पहले दाद दूंगा कि बहुत क्लैरिटी के साथ आपने अपनी कहानी बताई। बहुत कम लोग हैं जो बिना शर्मिंदगी महसूस किए हुए ये कहानी बता देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है यार नहीं करना चाहिए, कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप अपनी गलती का एहसास करते हैं। आप जानते हैं कि कुछ कुछ डिसीजन आपने गलत लिए, कुछ डिसीजन आप लेना नहीं चाहते थे लेकिन उसमें फंस गए हैं, एंड उससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन वो पुराना जो गोविंद था वो शायद बदल चुका है। अब अगर आपको पैसे भी होंगे तो आप हर 3 महीने में क्योंकि ये होता है फोन नहीं ना, बदल रहे होंगे। जैसे जैसे जिम्मेदारी आती है इंसान चाहे तो उसके साथ अगर मैच्योर होता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल और, बिल्कुल। और मेन प्रॉब्लम क्या थी कि फादर को मैं शुरू से देखा हूँ, तो उन्होंने सेविंग कुछ की नहीं, हमारे ऊपर खर्चा किया लोन लेकर के जैसे भी करके। तो थोड़ा सा वो है कि अब फ्यूचर में अब उनको प्रॉब्लम हो रही है लोन के लिए, जैसे कि थोड़ा घर बनवाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, बिना वक्त वेस्ट करे हुए हम आपकी फाइनेंशियल स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, एंड समझते हैं कि आप कहाँ हैं, किधर हैं। तो हर महीने आपकी इनकम, हर महीने आफ्टर डिडक्शंस जो है वो कितनी आती है बैंक में? 38। ओके, परफेक्ट। एंड कोई आइडिया कि इसमें PF वगैरह या कोई भी और मेरा कंट्रीब्यूशन NPS कटता है, NPS कटता है मेरा हर महीने 3,800 का। ओके, 3,800 का। एंड कुछ आइडिया कि मतलब उसमें कितना मतलब अमाउंट ये कलेक्ट हो चुका होगा? 5.5 लाख के आसपास है। ओके, ठीक है। मतलब ये तो मेरा जुड़ा हुआ है 5.5 लाख के आसपास, फिर 7.5 लाख के आसपास इंटरेस्ट मिला के है। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो 7.5 लाख से, ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। तो ये कम से कम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो चले जा हाँ, रही ये है। एक्चुअली ये मेरे रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। हाँ, नहीं, और उससे पहले मिलनी भी चाहिए, नहीं, वो वो उसमें रिटायरमेंट के बाद ही मिलनी चाहिए। प्रोविजन है उसमें एक बार विड्रॉ करने का, पर मुझे नहीं करना है।
ओके, चलिए अब आपके खर्चों पे आते हैं। लोन वगैरह हम बाद में कवर करेंगे, पहले आपके रहन सहन के जो सारे खर्चे हैं वो जानेंगे। तो आपने बताया कि आप ऑफिस के अकोमोडेशन में रहते हैं, क्या उसका कोई रेंट वगैरह जाता है? वो मेरी सैलरी से कट के आता है 38 अच्छा, जो है। ठीक है, तो 38 जो है वो सारा कट के आता है। ठीक है, बताइए फिर सबसे पहले खाने पीने का, फूड ग्रोसरी जितना खर्चा करीब। टोटल 5000। ठीक है, 5,000। और ट्रैवल का जो खर्चा है आपका, पेट्रोल ट्रैवल वगैरह? का 2500। ठीक है। बिल्स वगैरह, मोबाइल का? मोबाइल का बिल्स है 900 का। ठीक है। घर सामने कुछ आप जैसे बेचते जॉइन कर होंगे? रही है। ओ, आ गई। कैसी हैं आप ज्योति? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम एक महीने का हिसाब ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि गोविंद ने कहानी वगैरह बताई है आपके पूरी जर्नी की, एंड कैसे उन्होंने अपने पैसे को संभाला है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके उसके बारे में क्या राय थी। पर हाँ, गोविंद बताइए, तो पर्सनल खर्चे कुछ घर भिजवाते हैं आप या कुछ और? पहले भेजता था सर, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। और कोई इस हार्दिक के आने के बाद उनके खर्चे भी होंगे? थोड़ा सा है, मतलब 1000 रुपए मान के चले, जैसे बच्चे के डायपर, छोटी मोटी दवाइयाँ। ओके, ठीक है। तो क्या ये सही होगा मानना कि आपका महीने का खर्चा लगभग 10,000 रुपए के अंदर अंदर हो जाता है? हाँ। हाँ, फिर हाँ, लोन वगैरह बाद में आएंगे, पर लेकिन महीने का। ज्योति, क्या आपको लगता है सही बोल रहे हैं? अब इसके बाद मुझे अपने लोन्स के बारे में बताइए। तो एक पर्सनल लोन जो आपने बताया, हाँ। उसकी कितनी ईएमआई जाती है? 12,200। 12,200। कितनी ईएमआई बची हैं? जनवरी 2028 में एक्सपायर खत्म हो जाएगा मेरा लोन। तो लेके चलते हैं, 30 महीना बचा है। हाँ। ओके, तो सबसे पहला तो ये हो गया। फिर आप अपना बाइक का लोन बताइए। 5400। 5400। इसकी कितनी ईएमआई बची हैं? ये दिसंबर 27 में खत्म होगा। तो इसमें भी करीब 30 महीने ही हो गए। एक पर्सनल लोन, मतलब मैंने किसी ऐप के थ्रू लिया था इमरजेंसी फंड में फादर हाँ। को देने के लिए। हाँ जी। वो 65,000 का था। ठीक है। तो उसमें से शायद वो दिसंबर, ये मतलब 8 मंथ का बचा है। 5,000, 5,500 का उसका EMI है। ओके, 5,500 की ईएमआई है, और आप बोल रहे हैं कि करीब 8 महीने बचे हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने अभी ऑफिस में, पापा को अर्जेंटली पता चाहिए था, तो मेरे ऑफिस के एक कलीग से 50,000 का पैसे लिए थे अभी 2 दिन पहले। ठीक है। हाँ, क्या एक ये चीज, हाँ, फ्रेंड मैं आपसे कुछ ब्याज ले रहा है या कुछ ले रहा है? नहीं, मेरे ऑफिस वर्कर। और ज्योति, क्या पता था आपको इसके बारे में? अच्छा, ठीक है। ये 2 दिन पुरानी बात एक्चुअली है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। मेरा एक म्यूचुअल फंड चल रहा है 3 साल से, जो कि नेक्स्ट मंथ मैच्योर हो जाएगा। ओके। हाँ, तो उसमें मेरी सेविंग है 87,000। ओके। हाँ। ये आपका ELSS था क्या? हाँ, टैक्स टैक्सेबल फंड था। हाँ सर, टैक्स। एक्चुअली क्या था कि मेरा यही था कि मैंने ऑफिस में, मैंने कभी पैसे लिए नहीं कभी किसी से, जो भी होता था जितना होता था। बट अभी कहते पापा को अर्जेंट चाहिए थे, तो मैंने ऑफिस से लिए, क्योंकि मेरा अगले महीने मैच्योर हो जाएगा, तो वहां से मैं पैसे लेकर उनको दे सकता हूँ। समझ गया, ठीक है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट है इस 87,000 के अलावा? हाँ, एक 1,000 का SIP और चल रहा है, जिसको 10 महीने हो गए। वो भी ELSS वाला ही है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे साथ क्या होती है ना, कि मैं SIP में इकट्ठे करता हूँ पैसे, जैसे ही वो मैच्योर होते हैं, थोड़ा बहुत लगा कैश क्रंच आया, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने उसको लॉक इन पीरियड में डाला। समझ गया। अभी अप्रोक्सीमेटली बैंक में कितने पैसे होंगे? अभी 5,000। ओके। और 5,000 मैंने जो है वो एक जगह पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो कि अभी जियो BlackRock करके आया है म्यूचुअल फंड एक। अच्छा। वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। अच्छा, तो ऐसे ही, मतलब सोचा कि कुछ नया म्यूचुअल फंड है, डाल के देखते हैं। ऐसी देखिए। ओके। इंश्योरेंस आप तीनों की है? हेल्थ का एक्चुअली वो सारा CGS में कवर्ड होता है। कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो ऑफिस वाले पूरा पे करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम से वो कवर्ड है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पर्सनल नहीं है। एंड फिर यही मान के चलता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस भी पर्सनल नहीं होगी। नहीं। ठीक है। मेरे कुछ सवाल ज्योति से। सबसे पहले तो ये बताइए ज्योति कि क्योंकि आप भी काम करती थी एंड आप भी कमाती थी, आपका पैसे की तरफ क्या नजरिया है? आप कैसे पैसे के साथ डील करती हैं, और वो गोविंद से अलग कैसे है? पैसे के साथ ये है कि जो बेसिक नीड है वो होनी चाहिए, साथ में सेविंग भी करना चाहती थी। तो मैंने जब जॉब की तो मुझसे सेविंग नहीं हुई, क्योंकि मुझे घर के जो नीड्स मुझे ज्यादा दिख रही थी, तो मेरे सारे पैसे वहां जाते थे। तो सेविंग नहीं कर पाई, और इस चीज का गिल्ट है कि मैं अपनी सैलरी से कुछ बचा नहीं पाई। बट ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए किया, अगर लंबे टाइम कर पाती तो शायद बचा सकती थी। बिल्कुल, आई एम श्योर। एंड जो गोविंद का थोड़ा सा अफलातून सा व्यवहार पैसे के साथ है, वो आपको लगता है बदल गया है कि अभी भी थोड़ा बहुत है?
नहीं, वो थोड़े ना इमोशनल सोचते हैं, तो वो देखेंगे ऊपर वाला देगा पैसा, वो आगे का नहीं सोचते, जो है चलो ठीक है निकाला इसको। उनका वो नेचर है, तो शायद वो कहीं ठीक भी है, और अब उससे लाइफ थोड़ी होच-पोच सी हो गई है, अजीब सी हो गई है। आई नो क्योंकि ऊपर वाला तो ये बोला होगा कि भाई मैं तो तुम्हें हर महीने देता हूँ, देता हूँ लेकिन तुम ही उसको कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अब मैनेज क्या नहीं हो करूंगा पा मैं? और ओके ठीक है, समझ गए। मैं आपको ना एक प्लान दूंगा जो मेरी नजर में सही होगा, एंड इस प्लान में 3 चीजें बहुत जरूरी होंगी, क्योंकि आप दोनों इस कॉल पे हैं तो बहुत अच्छा है। इस प्लान में सबसे पहली चीज ये होगी कि इस प्लान को गोविंद आप नहीं, ज्योति आप संभालेंगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो ये भाव है ना कि इतना पैसा है, फिर जब वो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, फिर मेरा बेचने का मन करता है, इसी की वजह से मैं थोड़ा ब्रेक इन या लॉक इन वाला में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सब इस भाव से निकलना होगा। एंड इस भाव से तभी इंसान निकल पाएगा जब उसके पास इमीडिएट एक्सेस नहीं होगा, जब उसे किसी के थ्रू जाना पड़े। अब हालांकि आप दोनों पति पत्नी हैं, तो ऐसा नहीं है कि गोविंद को बहुत सोचना पड़ेगा ज्योति के पास जाने से पहले कि ज्योति कितने हैं हमारे पास पैसे, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन तब भी इंसान थोड़ा सा झिझकेगा। एंड वहां ज्योति आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी अब जिम्मेदारी एज अ प्रोटेक्टर है। तो गोविंद जब तक कमा रहे हैं और जब तक आप नहीं कमा रहे हैं, तब तक गोविंद विल प्ले द रोल ऑफ द अर्नर एंड यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ द सेवर एंड द प्रोटेक्टर। जिस दिन आपने कमाना शुरू कर दिया, जो कि 2-3 साल में हो सकता है, शायद जल्दी भी हो, जैसे भी आपकी इच्छा है, देन बोथ ऑफ यू विल बिकम द अर्नर। लेकिन मेरी राय तब भी रहेगी, यू कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ द प्रोटेक्टर और द सेवर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा देखा गया है, औरतें अगर पैसे को मैनेज करती हैं, वो मर्दों से ज्यादा अच्छा मैनेज करती हैं, क्योंकि हमें हमेशा एक थोड़ा सा यार फैमिली के लिए ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, वो भावना हमेशा रहती है। एंड फिर वो कहीं कहीं जाके बाइक भी ले लो, फोन भी ले लो, वैसे में बन जाती है। आइडिया नंबर 1 इज कि गोविंद जब तक हैं तब तक अर्नर का रोल प्ले करेंगे। आइडिया नंबर 2 इज कि ज्योति जब तक आप हैं, आप प्रोटेक्टर और सेवर का रोल निभाएंगी। जिस दिन आप कमाना शुरू करेंगी, आप भी अर्नर बनेंगी, लेकिन यू विल कंटिन्यू टू बी द मेन प्रोटेक्टर एंड सेवर ऑफ द फैमिली। एंड फिर गोल नंबर 3, अल्टीमेट मकसद आप दोनों का विल बी कि आप हार्दिक के लिए एक ऐसी जिंदगी बनाएं वेयर ही sees you to understand how to manage money and he is also never left in the same situation। जैसे गोविंद आपने अपने आप को पाया कि बहुत जद्दोजहद करके माँ पापा ने मेहनत करके हम भाइयों को पढ़ाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेविंग नहीं रही, तो वो हमेशा से मुश्किल ही था। गॉड ब्लेस द 3 of you, इट्स सच अ लवली पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। द बिगेस्ट कंसर्न दैट आई हैव इज कि आप लोगों के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, क्योंकि आपने अपना गवर्नमेंट नौकरी का भी जो फंड वाला अप्रोच था वो भी रोक दिया है। सो अगर भगवान ना करे कुछ भी ऐसा हो गया जहां आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, आप एक और लोन ले बैठेंगे, एंड एक और लोन लेते रहेंगे, एक और लोन लेते रहेंगे, एक और लोन लेते रहेंगे। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास जो 5,000 रुपए बैंक में है उससे कई ज्यादा रखें, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। सो अगले महीने गोविंद या ज्योति आप, एंड क्योंकि आप ये समझिएगा अच्छे से, एंड फिर आप ही को ये एग्जीक्यूट करना होगा। अगले महीने जब आपका वो टैक्स सेवर फंड 87,000 वाला मैच्योर होगा, उससे 2 चीजें आप करेंगे। सबसे पहले तो अपने दोस्त से जो आपने 50,000 रुपए लिए हैं वो वापस करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर दोस्तों से तो कम से कम कभी भी उधार नहीं लगना है, चाहे वो ऑफिस के कोलीग हो या जो भी हो वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट मंथ पे ऑफ फ्रेंड लोन। 87 में से 50,000 रुपए तो आप उनको दे देंगे, 37,000 रुपीज बचेंगे। ये 37,000 रुपए आप एक डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे। तो आप 37,000 ज्योति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंड ज्योति आप अपने डीमैट अकाउंट से 37,000 रुपीज एक डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगी। ये एक फिक्स डिपॉजिट समझ लीजिए, लेकिन एज अगेंस्ट बैंक में पैसा डालना, ये एक म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हैं। ज्यादातर एफडी से थोड़े बेटर रेट्स मिलते हैं, 7-7.5% और सो। एंड ये पैसा ऐसा होगा कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पैसा चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो म्यूचुअल फंड में आपको जितना भी पैसा चाहिए होगा, आप बेच के वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
अगर मैं आपके सारे खर्चे जोड़ूं, लोन को भी और रहने खाने के खर्चे को भी, आपका 32 से 33 हजार रुपए खर्चा आता है। हम्म। ठीक है, आपकी आमदनी जो है वो अराउंड 38 है। ठीक, मतलब कायदे से हर महीने आपके पास 5,000 रुपए बचने चाहिए। एक्चुअली सर होता है क्या ना कि हम लोग कभी कभी ट्रेवल भी करते हैं ना, घर पे जाना होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल वो वहां वो यूज हो जाता है इमरजेंसी में, बिल्कुल दोनों का बिल्कुल, घर जाना। एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो यही मैं बता रहा था कि अगले 7 महीने जो ये मोटा मोटा 5,000 रुपए महीना बचता है, आप ये करेंगे, जैसे ही आपकी तनख्वाह आएगी गोविंद, वैसे ही आप 5,000 रुपए ज्योति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंड ज्योति, आप इस 5,000 रुपए का लिक्विड फंड इन्वेस्ट करेंगे। लिक्विड फंड एक डेट म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन उससे भी थोड़ा नीचे, एफडी से थोड़ा बेटर होता है। लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड का मतलब किसी भी पॉइंट पे आपको अगर पैसे चाहिए हो, आप 24 घंटे के अंदर अंदर वो पैसे अपने पास ला सकती हैं। तो अगेन, हम ये सेविंग के तौर पे कर रहे हैं कि आपको घर जाना हो, दिवाली के लिए कुछ गिफ्ट लेना हो, माँ पापा के लिए कुछ खरीदना हो, कहीं किसी का कुछ जन्मदिन हो, कुछ भी हो, आप इस पैसे को जब चाहें बेचकर वो शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो अगले 8 महीने तक ये करना होगा आपको। और मैं ये 8 महीने के लिए क्यों बोल रहा हूं, फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स, क्योंकि 8 महीने बाद आपका जो पर्सनल लोन है वो खत्म हो जाएगा। उस पॉइंट पे आपके पास करीब 5,500 रुपए और आएंगे, जो कि आज आप ईएमआई के तौर पे देते हैं। हाँ। और फिर 8 महीने बाद जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आएगी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आप तभी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्रेशर अपने ऊपर डालेंगे तो ना वो चल पाएगा, कहीं कोई और गलती कर बैठेंगे, एंड भगवान ना करे अगर कहीं भी किसी और पैसे की जरूरत पड़ गई तो एक और लोन लेना पड़ेगा। एक्चुअली सर नेक्स्ट ईयर मेरा प्रमोशन भी है, बहुत बढ़िया। तो आई विल गेट अराउंड इंक्रीमेंट 10,000 अराउंड 7-8,000 अराउंड। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं एक्चुअली ऐसा सोच रहा था कि जो 37,000 मैं फंड में डाल रहा हूँ, तो ऐसा इज पॉसिबल कि मैं जो मेरा लोन अभी रिसेंटली जो शॉर्ट टाइम वाला है, तो उसको अगर मैं मिनिमम कर दूं तो आप उसके लिए ना ऑप्टिमाइज मत करिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आपके पास, आपने फर्ज करिए वो चुका दिया लोन, तो वो 37 तो चले गए, एंड आप बोलेंगे यार हर महीने 5,500 रुपए बच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हर महीने 5,500 रुपए ही बचेंगे। तो कल को अगर अगले महीने 20,000 रुपए का भी खर्चा आ गया, आपके पास पैसे ही नहीं है, लाइक 20,000 रुपए भी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? वापस ऑफिस की किसी कॉलीग से लेंगे, या कुछ चीज गिरवी रख देंगे, या एक और लोन ले लेंगे, एंड फिर से आप फंस जाएंगे। और हो तो रहा ही है ना, कुछ ना कुछ तो होगा। दिवाली आने वाली है, कहीं राखी आने वाली है, कुछ है, 1000 चीजें होती हैं, त्योहार हमारे देश में खत्म नहीं होते। मैं तो बीच में मेरा ये भी प्लान बना था कि बाइक बेच देता हूँ, कुछ पैसा बचेगा, लोन भी क्लियर, और एक ईवी ले लेता हूँ, उसका इंस्टॉलमेंट भी कम रहेगा और पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा मेरा। मैं अब गोविंद से बात ही नहीं कर रहा हूँ। ज्योति, आप मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? मैं टीवी ईवी कुछ नहीं, आपको ज्योति दुर्गा माँ बनना है। एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में बेलन, कि अगर खबरदार एक और खर्चे की बात करी जो अभी है। देखिए, द गुड थिंग इज, मैं फिर से ये दोहरा रहा हूं, ये सारी चीजों में आप इसलिए फंसे हैं क्योंकि आपके पास हमेशा एक नलका था जिससे आप कभी भी खोल के पानी पी सकते थे। तो आपने क्या किया? आपने बोला यार नलका तो कभी सूखता ही नहीं है। तो किसी दिन आपने पानी पिया, नलके को ठीक से बंद नहीं किया, वो थोड़ा बहता रहा, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पानी की कमी ही नहीं है। लेकिन अगर आप राजस्थान में होते, रेगिस्तान में होते, वहां बूंद बूंद आप नाप नाप के पीते। तो रहा यह है कि पैसा तो आता रहा, प्रमोशन होगी, 10,000 रुपए और आ जाएंगे, आप बोलेंगे यार कहीं कुछ और भी ले लेते हैं, टीवी नहीं तो टीवी सही, टीवी नहीं तो कुछ और सही। अभी रिसेंट इनको जब 50,000 पापा को देने थे, तो इन्होंने बोला कि मैंने जो चेन पहनी है ये दे देता हूँ, ये बेच देते हैं। मेरा दिमाग खराब कि बड़ी मुश्किल से ली जाती है ये सब चीजें, आप इनको बेच के नहीं दे सकते हो कुछ भी। नहीं, जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए और गलतियां नहीं करनी। 8 महीने बहुत लंबा वक्त नहीं होता है, ऐसा लग रहा है बहुत लंबा वक्त है, बहुत आसानी से गुजर जाएगा। 5,500 रुपए आप महीना, आप हर महीने बचा रहे हैं, प्लस आपकी प्रमोशन भी हो चुकी होगी। फर्ज करिए कि उसमें से भी 7-8 हजार रुपए कुछ बच जाते हैं। 2-3 हजार रुपए आप फिर से अपने खर्चे के लिए रखिए। हार्दिक भी बड़ा हो रहा है, आप भी चाहते हैं कि कहीं घूमने जाएं, कुछ खरीदें, वसा वगैरह वगैरह, एंड पैसे इसीलिए कमाते हैं ताकि जिंदगी भी एंजॉय कर पाए। बिल्कुल करिए। 5,000 रुपए उसमें अलग से
आप फिर से ज्योति को देंगे। तो हर महीने 8 महीने के बाद आप ज्योति को, जब आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, आप ज्योति को 10,000 रुपए देंगे। जैसे ही आपकी तनख्वाह आएगी 10,000 रुपए ज्योति के अकाउंट में गए। तो 8 महीने बाद आपके परिवार की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होगी। गोविंद, आप 36 साल के हैं। अगर आप अगले 24 साल तक, 60 साल की उम्र तक भी काम करते हैं, उससे पहले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम 60 करना साल ही तक भी पड़ेगा काम सर, करते गवर्नमेंट हैं। जॉब है, 60 साल से पहले रिटायरमेंट देते नहीं है। हाँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सिर्फ इसी अप्रोच से आप कहां पहुंच सकते हैं। इस 10,000 को कैसे इन्वेस्ट करना होगा। 4,000 रुपए जो हैं निफ्टी 50 में हम डालेंगे। निफ्टी 50 क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं उनमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अनदर 4,000 आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर 2,000 रुपए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। ये सबसे छोटी साइज कंपनीज होती हैं, सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न भी हो सकता है अगर हम लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रहेंगे। लंबा वक्त सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। एंड लंबा वक्त मतलब कम से कम 10 साल। अगर आप ये करते हैं, मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 10, 20 और 25 साल अगर आप इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, आप कहां पहुंच सकते हैं। 10 साल के बाद आपके पास 31 लाख रुपए होंगे। 20 साल के पास आपके पास 1,70,00,000 रुपए होंगे, और 25 साल बाद आपके पास 3,70,00,000 रुपए होंगे। ये 10,000 इन्वेस्टमेंट जो है, ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट, हर साल इसको हम 5% से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंक्रीमेंट उससे ज्यादा ही होगी, लेकिन मैंने 5% माना है कि हर साल आप इसको 5% से भी अगर बढ़ाते हैं। पेमेंट से 3% ही है। आप 3% भी ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर पे कमीशन लग जाएगा तो मेरी शायद सैलरी 50% बढ़ जाएगी। वही तो, मतलब नेट जो है वो 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकारी नौकरियां और सरकारी सैलरीज बढ़ ही जाती हैं। 4.5 to 5.5% देखा गया है, ऑफकोर्स पे कमीशन इंक्लूड करके। बट लार्जर गोल ये है कि आज आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से बाहर निकलकर आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ पैसे कमा सकते हैं। इसमें मैंने अभी तक ये तो इंक्लूड ही नहीं किया है कि जब आप करीब 2 साल बाद अपने बाकी दोनों लोन चुका चुके होंगे तो वो पैसा भी फ्री हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स जिंदगी की खर्चे भी बढ़ जाते हैं, स्कूल शुरू हो जाएगा हार्दिक का, गाड़ी ले लेंगे आप, 1000 चीजें हो जाएंगी। तो लेट्स अज्यूम कि वो सारा पैसा उसी तरफ जाएगा, आपके घर बनाने में, आपकी गाड़ी में, आपके स्कूल में वगैरह। लेकिन अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए की ये इन्वेस्टमेंट करते रहे, 5% से हर साल बढ़ाते रहे, 25 साल बाद आप 3,70,00,000 रुपए पे होंगे, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी इट विल बी 86 लाख रुपीस। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज दोस्त ये है कि आप और ज्योति अर्नर का रोल प्ले करें और ज्योति सेवर और प्रोटेक्टर का रोल प्ले करें। एंड आपको फिर एक तरीके से ये कमिटमेंट डालनी होगी कि मैं जो SIP कर रहा हूं वो मैं ज्योति म्यूचुअल फंड में कर रहा हूं। हर महीने जितने भी पैसे आएंगे आप ज्योति के बैंक अकाउंट में डाल देंगे और फिर वो संभालेंगी इस अप्रोच से जो मैंने शेयर किया है। एंड दिस इज अ फेयरली रीजनेबल अप्रोच। इसमें कहीं भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहीं भी जिंदगी को कुछ रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल स्टिल बी एबल टू move forward in a simple manner। ये कहते हैं कि जैसे तो सर मेरा लोन जब खत्म हो जाएगा, हाँ जी, तो आई एम प्लानिंग टू टेक ट्रांसफर फ्रॉम पुणे टू आगरा, माय होम टाउन। मतलब वहाँ पे ऑफिस है, तो एज सून एज पॉसिबल जब भी जब ट्रांसफर होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा लिविंग कॉस्ट थोड़ा कम है। बिल्कुल। तो मेरा क्या है कि वो ऑप्शन है मेरे पास। जैसे कि अभी एक तो मेरा जो मन करता है वो ये करता है कि मैं पहले सेविंग करूँ 10-15 साल, उसके बाद फिर मैं जो प्रॉपर्टी लूँ वो उस टाइम से मेरे पे लोन का बर्डन नहीं रहेगा। ये एक मेरा प्लानिंग है कि आपका ये लोन खत्म होने के बाद सेविंग करके, क्योंकि उस टाइम तक मैं शायद 30,000 to 35,000 तक सेविंग कर सकता हूँ। मतलब मेरी भी यही राय रहेगी कि आप 36 के हैं, अगर आप अगले 8-9 साल सेविंग करें, 45 की उम्र पे अगर आप अपना घर खरीदें, जमीन जो भी आप लेना चाहते हैं, तो 2 चीजें होंगी। एक तो आपकी सेविंग काफी हद तक डाउन पेमेंट कर पाएगी, दूसरी क्योंकि आप सरकार के साथ हैं तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन भी मिल जाएगा, जिस लोन को आप बहुत आराम से अगले 10-15 साल में जितना आपका टेन्योर बचा हुआ है उसको चुका भी सकते हैं, ताकि रिटायरमेंट की एज तक आपके पास आपका अपना घर हो, अपनी सेविंग्स हो एंड कोई भी लोन ना हो। क्या है कि मेरे ऑफिस में काफी लोग, सब लोग लोकल ही हैं, तो उनके सब अपने फ्लैट्स वगैरह हैं, तो पुणे में लैंड लेना तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो मेरा काफी लोगों ने बोला फ्लैट लेने के लिए, मैंने बोला कि यहाँ पे रहना ही नहीं था, फिर फ्लैट क्यों लेना? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, फ्लैट नहीं सही बात है। मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एज ए फ्लैट मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं ठीक लगता, क्योंकि जब यार रहना ही नहीं है तो फिर फ्लैट बाद में उसका लोन, और अभी से लोन के खर्चे पर तो नहीं पड़ना उतना नहीं ज्यादा। नहीं, और रियल एस्टेट को प्लीज इन्वेस्टमेंट के रूप में मत देखिएगा। सिर्फ जहां आप अल्टीमेटली रिटायर करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहां अपने लिए घर लीजिएगा, ताकि इस चंगुल में ना फंस जाएं कि यार घर ले लेते हैं फिर उसको बाद में बेच देंगे, उस पॉइंट पे बेच देंगे, महंगा बेच देंगे, क्योंकि वही सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट में आराम से एक म्यूचुअल फंड एसआईपी से भी मिल सकती है बिना वो रिस्क लिए हुए। ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे कहाँ से शुरू हुई है कि पापा जब रिटायरमेंट हुए तो पापा को रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिला, तो पापा के पास कोई लैंड नहीं थी, तो पापा ने वो लैंड ले ली उस पैसे की। अब लैंड ले ली पर उनको बनाने के लिए पैसे नहीं बचे उनके पास, तो उस टाइम पे फिर हमें लोन, एक्चुअली हमने बोला भी पापा को, पापा कह यहाँ मत लो, क्योंकि एक्चुअली दोनों भाई दिल्ली सेटल है, मैं पुणे में हूँ, इन फ्यूचर अगर मेरा ट्रांसफर होगा भी तो आगरा होगा, जो कि 50 किलोमीटर है मथुरा से। तो उनको बोला मैंने कहा वहां पर ले लो, तो वो फ्यूचर मेरे काम भी आ सकती है, मैं रह सकता हूँ वहाँ पे आपके साथ में। तो मेरे क्या थोड़ा फैमिली को लेकर थोड़ा मैं ज्यादा इमोशनल हूँ, तो लगता है मुझे करनी चाहिए। एक्चुअली के फादर है तो उनका आर्गुमेंट नहीं कर सकते, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी सेक्रीफाइस करके निकाली है, तो हमारा बनता है। नहीं बिल्कुल बनता है इसमें, वो इतनी मेहनत करके वो जहां अपने पैसे को यूज करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। आप एक ऐसी पॉइंट पे हैं जहां आप भी अपने पैसे को अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक बार फंस गए तो कोई बात नहीं, अच्छे से निकल के फिर से वो गलती नहीं करेंगे, और जो भी परिवार के इतिहास से सीखा है और जाना है नहीं करना चाहिए वो फिर से नहीं दोहराएंगे। ये सबसे बड़ा आपका लेसन होगा। एंड ज्योति, आपका काम बिल्कुल क्लियर है, आप अब से फैमिली की सीएफओ हैं, एंड गोविंद जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। वो पैसा लाएंगे, जब आप कमाएंगी आप भी पैसा लाएंगे, लेकिन सीएफओ आप ही रहेंगी। एंड मैंने बिल्कुल प्लान बता दिया है कि 10,000 रुपये अगर आप महीने में इन्वेस्ट करेंगे जिस प्लान से मैंने बताया है, तो बाय द टाइम गोविंद रिटायर्स या आप रिटायर करते हैं, और ये तो सिर्फ इसी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोगों के बैंक अकाउंट में 3,70,00,000 रुपए होंगे। एंड बहुत बहुत डुएबल है, इसमें बिल्कुल भी कहीं रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को कहीं मारने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस चीज की कमी आज तक मुझे दिखती आई है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, और उसके लिए मैं ज्योति आपको अब अपॉइंट कर रहा हूं एज द वन टू इंश्योर इट। तो गोविंद ने जिंदगी में जो सबसे बढ़िया डिसीजन लिया वो लिया आपको अपना पार्टनर बनाने का, बिकॉज अगर उन पे चलता तो आज तो पता नहीं कितने कर्जों पे कितनी बाइकें खड़ी होती घर पे, और कर्ज ही कर्ज होते घर पे। एक्चुअली कहता है कि मेरा सेविंग का ये भी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आप भी छोटा ही है, तो 24 ईयर्स की सर्विस मेरी बची है, 25-20, तो उसमें क्या है कि जब ये मैच्योर होगा तब तक इसका पढ़ाई का खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं इतना सेविंग मतलब मुझे किसी से लेना ना पड़े, इसको जहाँ भी जो भी पढ़ना है बहुत जरूरी है यार, बहुत बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एंड ये सारी चीजें आराम से हो सकती हैं, आराम से हो सकती हैं। ये होता है कि मैं रिटायरमेंट हो गया और ये अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, तो एटलीस्ट इतना पैसा तो होना चाहिए कि ये अपना कर सके कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली एंड होगा आई एम श्योर होगा। लवली, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, हार्दिक से भी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से विद ज्योति's financial discipline आगे बढ़ेंगे, and you will be soon out of where you are right now. Again, thank you sir, all the best, take care, God bless, best wishes, you too. Bye. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।